ऐसे आप सभी आप लोग के लिए लेके आ गए इकोनॉमिक्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। क्योंकि एग्जाम पैटर्न में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ, इसलिए ये वीडियो आप लोगों को मोस्टली इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को स्किप जरा सा भी नहीं करना, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आप ये सब पढ़ लीजिए अभी ही, क्योंकि आपको एग्जाम हॉल में पढ़ने में इस समय टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि पैटर्न में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। आपको स्क्रीनशॉट लेके और स्थिर से आप इसको देख लीजिए। चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन का आंसर जो करेंगे जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि अगर धीरे धीरे करेंगे तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो बन जाएगा, और हम चाहते नहीं कि वीडियो लॉन्ग बने। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता है? तो मूल्य में परिवर्तन, आय में परिवर्तन, रुचि या फैशन में परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका पहला का जो राइट आंसर होगा बाबू, इनमें से कोई नहीं। ये जो बी जो टिक किया हुआ है ये गलत टिक किया हुआ है, इसका राइट आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है। मांग की कीमत लोच से क्या अभिप्राय है? कीमत में परिवर्तन का मांग में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन, वास्तविक आय में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन। तो टू का राइट आंसर होगा कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन होता है। ठीक है। मांग की लोच की माप निम्नलिखित में किस विधि से की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा डी इज द राइट आंसर, इनमें से सभी के द्वारा। कुल व्यय विधि, प्रतिशत या अनुपातिक विधि या बिंदु विधि के द्वारा। थ्री का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा, उत्पादन फलन को व्यक्त करता है। उत्पादन फलन को व्यक्त करता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? इसमें पूछ रहा है कि उत्पत्ति का साधन फाइव नहीं है, तो इसका सी होगा मुद्रा इज द राइट आंसर। निम्नलिखित उत्पत्ति का साधन नहीं है मुद्रा। श्रम भी है, भूमि भी है, पूंजी है, कौन बकलोल इसको लगा दिया, ये आंसर नहीं होगा। चलिए हम आगे देखें। उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कौन सा कारण है? इसका जो उत्पत्ति ह्रास नियम जो लागू होता है, इसका मुख्य कारण कौन सा? साधन की सीमित या साधनों अपूर्ण स्थानापन्न होना, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो सी इसका राइट आंसर होगा इसका सी। क्या होगा? ए बी दोनों, सी इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर मेरा 7 है कि परिवर्तनशील अनुपात का नियम संबंधित है। जो परिवर्तनशील का जो अनुपात नियम है वो किससे संबंधित है? तो 7 का राइट आंसर होगा अल्पकाल से। इसका क्या होगा? सी द राइट आंसर, ए नहीं होगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं कि अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? अवसर लागत का वैकल्पिक नाम आर्थिक लागत। ये सही टिक किया हुआ है, एकदम 100% सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन से साधन होते? स्थिर साधन, परिवर्तनशील साधन, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 9 का आंसर होगा ए। 9 का आंसर ए और बी दोनों होगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर, सही टिक किया हुआ। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत और कुल स्थिर लागत का अंतर क्या होता है? स्थिर रहता है, बढ़ता है, घटता है, या बढ़ता घटता रहता है? इसका आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइएगा। वैसे इसका हम राइट आंसर बतला देते हैं, बढ़ता है। बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, डी नहीं होगा। क्या इसका राइट आंसर होगा? बी होगा, डी नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? तो इसमें किसे शामिल किया जाता है? ऋण के सीमांत आवश्यकता है, साख के राशनिंग में, या प्रत्यक्ष कार्यवाही में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डी इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल सही टिक किया हुआ। चलिए हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 12 कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यय एक पुल निर्माण में होता है? पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए पूंजीगत व्यय। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। बजट प्राप्ति के संगठक निम्नलिखित में कौन सा है? राजस्व प्राप्ति, या पूंजीगत, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 13 का राइट आंसर होगा ए बी दोनों। क्या होगा? ए बी दोनों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 14, ऐसे व्यय जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते हैं वो क्या कहलाते हैं? राजस्व व्यय कहलाते हैं, पूंजीगत व्यय, या ए बी दोनों। तो 14 का राइट आंसर होगा राजस्व व्यय इज द राइट आंसर, सही टिक किया हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार पूंजीगत व्यय है? निम्नलिखित में से कौन सरकार पूंजीगत व्यय है? निम्नलिखित में कौन सा सरकार पूंजीगत ब्याज का भुगतान, मकान क्रय, मशीनरी व्यय, या इनमें से सभी? तो 15 का राइट आंसर होगा ना
बजाज क्या है, ब्याज का भुगतान, बजाज का भुगतान नहीं, ब्याज का भुगतान इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। आयकर का लाभ प्राप्त होता है केंद्र सरकार को, राज्य सरकार के, केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों को। तो आप लोग जानते हो कि इसका राइट आंसर जैसे कि अपने आप बॉक्स बन गया कि इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 देखते हैं। स्थिर विनिमय दर के निम्नलिखित में कौन से दोष हैं। स्थिर विनिमय का जो इसमें से दोष पूछ रहा है, कौन सा दोष होगा, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहे तो इसमें डी जो लगाया हुआ है ना 17 का, इनमें से सभी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का पूंजीगत व्यय है। पूंजीगत 17 के बाद 15 आ गया। चलिए 18 देखते हैं। ब्रेटेन वुड्स प्रणाली के इस समय अधिकांश देश में था, क्या था, या स्थिर विनिमय दर था, या अल्पकालीन विनिमय दर था, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, स्थिर विनिमय दर इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है। भुगतान शेष के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी मदें शामिल होती है। दृश्य मध्य, अदृश्य मध्य, पूंजी अंतरण, या इनमें से सभी तरह। इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी। इकोनॉमिक्स में जो भी डी इनमें से सभी रहे तो इनमें से सभी आप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है मेरा। चालू खाते की निम्नलिखित में कौन सी मदें हैं। ठीक है, तो 20 है तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, डी ही होना चाहिए, इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस। किस बाजार में फर्म का मांग पूर्ण लोचदार होता है। तो 21 का राइट आंसर होगा ए, पूर्ण प्रतियोगिता में सही टिक किया हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है। एकाधिकार बाजार किससे दर्शाता है। एकाधिकार बाजार जो है आप लोग को बाजार की प्रवृत्ति को दर्शाता है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बाजार स्थिति में जिसमें वस्तु का केवल एक क्रेता हो उसे हम क्या कहते हैं, आप सिंपली बतला सकते हो, उसको मोनोपोस्टोनी कहते हैं। ठीक है ना, मोनोपोस्टोनी, बी इज द राइट आंसर। विभेदीकृत उत्पादन विशेषता है, विभेदीकृत उत्पादन विशेषता है क्या है, तो इसका सी राइट आंसर होगा। एकाधिकार प्रतियोगिता एवं अल्प अधिकार दोनों की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि समरूप उत्पाद विशेषता है। समरूप उत्पाद जो है वो किसका विशेषता है, तो ये टिक किया हुआ है ना, वो गलत टिक है, तो इसका राइट होगा ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है ना, और ये जो है गलत टिक आउट किया हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि एकाधिकार प्रतियोगिता के धारण को दिया है। एकाधिकार प्रतियोगिता की जो धारण है इसका कौन दिया है, हिक्स दिया है, चैम्बरलेन दिया है, श्रीमती रॉबिन्स दिया है, या सैमुअल्सन दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा बउआ, मेरे हिसाब से इसका सही आंसर होगा बी इज द राइट आंसर, चैम्बरलेन दिया है। क्या दिया इसका राइट आंसर, इसका क्या होगा, बी इज द राइट आंसर होगा। चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन 20। अति अल्पकाल में पूर्ति होगी। अति अल्पकाल में पूर्ति जो होगी वो पूर्णतः लोचदार और पूर्णतः विलोचदार। तो इसका राइट आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 28 देखते हैं। बाजार मूल्य संबंधित होता है, बाजार मूल्य जो है वो संबंधित होता है किससे संबंधित होता है, तो अति अल्पकालीन मूल्य से। किससे संबंधित होता है, अति अल्पकालीन मूल्य से। चलिए क्वेश्चन 29 है। एक फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है। एक फर्म का मांग का है जो पूर्ण लोचदार कब होगा, पूर्ण प्रतियोगिता में। किस में होगा, पूर्ण प्रतियोगिता में इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म में किसका सामना करना पड़ता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 30 आप लोग बता सकते हैं बहुत आराम से, डी इज द राइट आंसर, सही टिक किया हुआ। किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का संतुलित स्तर कहाँ स्थापित होता है, तो 31 का जो राइट आंसर होगा ना वो बी ना होके ए डी इजक्वल टू ए एस होगा, ये होगा बी, इसका आंसर नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 32 देखते हैं। निम्न में से कौन सा सत्य है, निम्न में से कौन सा सत्य है, तो इसका जो है सी जो टिक आउट किए हुआ वो सत्य है। ठीक है, किन्स के बचत निवेश दृष्टिकोण के अनुसार आय रोजगार संतुलन निर्धारण निम्नलिखित में से किस बिंदु पर होगा, तो इसका भी 33 है, तो आप लोग इसका आराम से कर सकते हैं, लेकिन डी इसका आंसर नहीं होगा, आई इजक्वल टू एस होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 34 देखते हैं। किन्स रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है। किन्स का रोजगार का जो सिद्धांत है इस पर से किस पर निर्भर है, तो प्रभावपूर्ण मांग पे। किस पर निर्भर है, प्रभावपूर्ण मांग पे। किस पे, ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा 35 है। गुणांक को निम्नलिखित में किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया
जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है मेरा, किन्स के विनियोग गुण सूत्र का मूल्य किस पर निर्भर करता है? आय स्तर पर, पूंजी के सीमांत या सीमांत उपभोग या विनियोग। तो इसका 36 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए सीमांत उपयोगिता प्रवृत्ति पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, किस अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को किस नाम से जाना जाता है? न्यून मांग की दशा जो है उसको किस नाम से जाना है? पूर्ण रोजगार संतुलन या अपूर्ण, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो अपूर्ण रोजगार संतुलन के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं 30, अस्फीति अंतराल दशाओं में होता है, मांग में तेजी या पूर्ति में तेजी, वृद्धि या पूर्ति एवं दोनों बराबर होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो 38 का जो आपका राइट आंसर होगा ना वो डी इज द राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम देखें 39, स्फीतिक अंतराल को ठीक करने के लिए प्रमुख राजकोषीय उपाय कौन से हैं? तो क्या होगा इसका? 39 है तो इसका आप लोग आराम से कर सकते हैं कि इसका आंसर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए 40 हम देखते हैं, 40 क्या होगा, न्यून मांग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपाय हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जैसा कि टिक लगा हुआ, राइट आंसर ए सही है। साख मुद्रा का विस्तार होता है जब नकद कोष अनुपात घटता है, बढ़ता है, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा घटता है ना कि बढ़ता है। क्या होगा इसका आंसर? ए इज द राइट आंसर, बी नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 के बाद 46 आ गया, सॉरी 2-4 क्वेश्चन मिस आउट हो गया है। 41 के बाद चलिए छोड़िए, ठीक है। साख नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सा है? तो आप लोग इसका आराम से कर सकते हैं। अगर इस टाइप का रहता है तो आपको हम पहले बता चुके हैं कि इस स्थिति में आपको क्या करना है, डी इज द इसका राइट आंसर होगा, सही टिक आउट किया हुआ। चलिए क्वेश्चन है मेरा 47, भारत में 14 बड़े अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1969 में किया गया था। कब किया गया था? 1969 में, 1969 में, ना कि 2000 में। ये जो 2000 लगा है वन, ये गलत टिक है, इसका राइट आंसर होगा सी इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए किन्स के अनुसार विनियोग से अभिप्राय है? किन्स के अनुसार जो है वो विनियोग से क्या अभिप्राय है? तो किन्स के अनुसार विनियोग का जो अभिप्राय है ना, ए भी द नहीं होगा, सिर्फ वास्तविक विनियोग से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है, सामूहिक मांग का प्रमुख घटक कौन सा है? सामूहिक मांग का जो है प्रमुख घटक क्या है? तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। 49 है, इसमें डी ऑप्शन है, तो इसका एकदम 100% सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, निवेश के निर्धारक घटक कौन से हैं? निवेश के निर्धारक घटक कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए बी जो है वो दोनों इसके घटक है, सी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा 41 है, ए आर प्रदर्शित किया जाता है। ए आर जो प्रदर्शित किया जाता है वो क्या प्रदर्शित किया जाता है? इसका भी राइट आंसर ना सी नहीं होगा, ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में होता है, वो क्या होता है? तो इसका भी होगा ए आर बराबर एम आर होता है। क्या होगा इसका? ए आर इक्वल टू एम आर होगा। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगी, हाँ माँ